हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, टॉपिक तैयार है। टॉपिक आज क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है सर, आज आपका टॉपिक है जो ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर मैं इसको ये कहूँ कि बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तो भी गलत ये नहीं रहेगा। ठीक है, टॉपिक रिलेटेड टू नेशनल इनकम, क्योंकि सर आप जिस टॉपिक में हैं हमने यहां तक आने के लिए सबसे पहले हमने आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको डिटेल में बताया है। वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसका जितने भी सेक्टर्स थे, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, सबके बारे में बारीकी से बात करी गई है। और अब ये है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चेन जोड़ रहे हैं और आप चेन को ब्रेक नहीं कर सकते। अभी जैसे जनरली कि मैं हिंदी मीडियम की बुक्स से देख रहा था, तो हिंदी मीडियम की बुक्स में इस टॉपिक पे इतना फोकस नहीं किया गया है, कुछ पे किया गया है, कुछ पे नहीं किया गया। तो उससे होता यह है कि हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है या फिर आप जब आपको जिस भी तरीके से आपको पढ़ना होता है तो आप इतनी बारीकी से ध्यान उसमें नहीं देते। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें इंग्लिश मीडियम से मर्ज हो गए हैं, कुछ हिंदी मीडियम से मर्ज हो गए हैं, तो एक मतलब ये एक तरह से समझ लो एक मिक्सचर है हर तरह का। तो अब आप यहाँ पे देखो कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और ये जो टॉपिक है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ज़रूरी तो सब कुछ है, बट एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमने सीक्वेंस में सबसे पहले डोमेस्टिक टर्शरी को पिक किया है। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, टर्शरी का मतलब बेसिकली आपका क्षेत्र होता है। आप घरेलू क्षेत्र के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टर्शरी को आप इंग्लिश में एक नाम से और जानते हैं जिसका दूसरा नाम हो सकता है इकोनॉमिक टर्शरी। ठीक है, ये इसकी एक ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, हिंदी में डेफिनेशन, इसको पढ़ते हैं और अगर समझ में नहीं आता तो इसको और तोड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक टर्शरी अपनी इस डेफिनेशन के लिए फेमस है कि मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री, मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ ए कंट्री। ठीक है, कि सर नहीं आया समझ में, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। चलो, किसी भी देश की बात हो रही है, चाहे वो हमारा भारत देश हो, चाहे वो किसी और देश की बात कर रहे हैं, किसी देश की क्षेत्रीय, ठीक है, जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, ठीक है, जल सहित, ठीक है, ये जो बात है ना जल सहित, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो हमारा जैसे भारत देश है हमारा, तो भारत देश के 3 हिस्से, जनरली जो नीचे के 3 हिस्से हैं इस तरीके से वो पानी से घिरे हुए हैं, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। और जो हमारी राजनीतिक सीमाएं हैं, ठीक है, कि राजनीतिक तौर पर जो हमारा भारत देश है वो यहाँ तक सीमित है, तो आपका जो क्षेत्रीय हो गया, जल सहित हो गया, राजनीतिक सीमाओं के भीतर जो क्षेत्र आएंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, वो आपके कहलाएंगे डोमेस्टिक टर्शरी या फिर घरेलू क्षेत्र। सर नहीं आया समझ में, आया ही नहीं समझ में, अजीब सी डेफिनेशन है। तो सर अगर आपको इसको बहुत ही बारीकी से और इसको और बेहतर तरीके से जानना है तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं अभी, हाँ, जो जितनी भी बातें लिखी हुई हैं इसको थोड़ा और मतलब इसमें चीज़ें जोड़ जोड़ के हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आप समझो इसका मतलब क्या है। जब आपको इस डेफिनेशन को महसूस करना है कि डोमेस्टिक टर्शरी क्या है या फिर एक घरेलू क्षेत्र क्या है, तो उसके लिए वो आपसे ये कहेगा कि देखो, अगर आपको ये समझना है तो आप समझो, जिस भारत देश में आप रहते हो, ठीक है, उसका अपना एक नक्शा है नक्शा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नक्शे के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी हमारी डोमेस्टिक टर्शरी में आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे जो देश के बाहर जो चीज़ें पहुंच गई हैं उन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो हमारी डोमेस्टिक टर्शरी में नहीं आते होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर कैसा है फिर आप समझो। मान के चलो इन्होंने यहाँ शब्द लिखा हुआ है इंक्लूडेड, जिनको जोड़ा जाता है शिप्स। आप शिप्स के ऊपर बात करते हो, देखो इनको हिंदी में मैंने इसलिए लिखा, ये बहुत कॉमन सी बात है। ये आपका जहाज हो गया, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज हो गया, फिशिंग वेसल जो आप मछली पालन वगैरह करते हो। ठीक है, आप नेचुरल ऑयल को मतलब अपने देश में भी ढूंढ सकते हो, देश के बाहर जाके भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, जो नेचुरल गैसेज होती हैं, ठीक है, उनके बहुत बड़े बड़े रिग्स लगाए जाते हैं। सर ये रिग्स क्या है, तो उस बात को मैंने लिखा हुआ है कि जो ड्रिलिंग वगैरह करने में मदद करवाता है ना हमारे नेचुरल गैसेज, नेचुरल ऑयल्स के लिए, इसके लिए आप समुद्र का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं। फिशिंग वेसल के लिए भी जो वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल होता है। तो अब आप यहाँ कितने शब्द लिखे हुए हैं, शिप्स लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट लिखा हुआ, मान के शिप्स के ऊपर बात करते हैं।
अगर हमारे देश का जहाज जिसका मालिक या तो हमारे देश का एक नॉर्मल रेजिडेंट है या फिर उसको ऑपरेट हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट करता है, और यही शिप हमारे देश के बाहर किन्हीं दो देशों के बीच में चल रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार है, ये हमारा शिप है। ठीक है, यही बात इस एयरक्राफ्ट के साथ लागू होती है कि अगर हमारे देश का एयरक्राफ्ट, ठीक है, किन्हीं अलग दो देशों में चल रहा है, बट उसको जो ऑनर हैं, जो उसको ऑपरेट करते हैं, वो हम लोग करते हैं, तो ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो शिप्स हैं, ये सब किस में आते हैं? हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो पहली बात तो ये खत्म हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम अपने देश के बाहर चले जाएं तो वो हमारे अधीन नहीं रहता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तरीका होता है उस चीज़ का। ठीक है, फिशिंग वेसल, अब ऐसा थोड़ी ना कि समुद्र जो भारत के आसपास है, समुद्र तो बहुत अलग अलग जगहों पे है। ठीक है, और अगर आपके पास परमिट है, आपके पास परमिशन है, तो आप मछली पालन वहाँ पे भी जाके मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के रिग्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रिग्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, आप कंटेनर की तरह समझ लो। ठीक है, जो बहुत ड्रिलिंग करने में मदद करवाते हैं समुद्रों के अंदर, क्योंकि आपको पानी के तले इतनी चीज़ें दबी मिल जाएंगी जो शायद आपकी सोच से भी परे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके देश की सीमाओं के अंदर ही होना चाहिए, सीमाओं के बाहर भी हो सकता है। एक शब्द लिखा हुआ है एम्बेसीज, जिसको हिंदी में कहते हैं दूतावास। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हाई कमीशन, और फिर लिखा हुआ कंसुलेट्स, और ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, इट्स ए मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो आप समझो इसका मतलब क्या है। दूतावास, उच्च विभाग, वाणिज्य दूतावास और सैन्य बल। तो बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि एम्बेसी क्या चीज़ है, हाई कमीशन क्या चीज़ है, कंसुलेट्स क्या चीज़ है। तो आप ना इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझो। पहले बात करते हैं एम्बेसीज के बारे में। ठीक है, तो एम्बेसीज के बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा देखो, कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ होती हैं सर, ये कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ क्या हैं? जिन पर अंग्रेजों ने राज किया, वो सारी की सारी कंट्रियाँ कॉमनवेल्थ हैं। ठीक है, तो मेरे भाई एम्बेसीज होती है, वैसे होते क्या है कि एक तरह की से, जैसे हमारा भारत देश है, और हमारे भारत देश के अंदर जो यूएसए का एक ऑफिस सेटअप है, जो हमारे देश में रह के काम करता है, अपने यूएसए के नागरिकों के लिए काम करता है, या फिर जो भी भारत के साथ कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वो हमारे भारत में रह के वो अपना ऑफिस सेटअप कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से यूएस से ही जाना पड़ेगा हर काम के लिए। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि आप यूएसए में रहते हैं, ठीक है, और भारत देश ने यूएसए के अंदर अपना एक ऑफिस सेटअप करा हुआ है, अपनी एक एम्बेसी सेटअप की हुई है। ठीक है, और अगर आप यूएसए में रहते हैं और आपको कोई भी काम पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भगे भगे इंडिया आना पड़े, आप उस एम्बेसी में जाएं, उस ऑफिस में जाएं, आपका काम वहीं से भी हो सकता है, अगर कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है तब। फिर हाई कमीशन में कुछ ऐसे शब्द लगता है, तो आपने डिफरेंस से समझना। एम्बेसीज, हाई कमीशन और ये सब एक तरह के ना ऑफिस सेटअप होते हैं। आप न्यू दिल्ली में चले जाओ, आपको एम्बेसीज, हाई कमीशन भर भर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एम्बेसीज की क्या बातचीत है सर? एम्बेसीज की बातचीत ये है कि दो देशों के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि भारत और यूएस। जैसे भारत और मैं चाइना को ले रहा हूँ, तो चाइना अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है। ठीक है, तो अगर भारत चाइना में अपना एक ऑफिस सेटअप करता है, या फिर चाइना भारत में अपना ऑफिस सेटअप करता है, तो इसको एम्बेसीज बोलेंगे। मतलब या तो दोनों देश ऐसे हों जो अंग्रेजों के गुलाम रहे ही ना हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो कि उन दो देशों में से कोई एक देश अंग्रेजों को गुलाम भले रहा हो, दूसरा उसका गुलाम ना रहा हो। यूं करा कि हम गुलाम नहीं है, समझ रहे हो? तो ये जो एम्बेसीज वाला कंसेप्ट है, उसमें सीधी सी बात यह है कि आप दो देश हो मिलके, आप दो देश एक दूसरे के यहाँ पे ऑफिस सेटअप करते हो, और आप में से कोई एक देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहना चाहिए, तो आप अपने उस ऑफिस को क्या नाम देंगे? एम्बेसीज नाम देंगे। फिर बात आती है हाई कमीशन के ऊपर। भाई हाई कमीशन क्या है सर? सर जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, अगर उसी टाइप का ऑफिस दो ऐसे देश जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज रही हैं, अगर ये दोनों, ठीक, अगर ये दोनों एक दूसरे के देश में ऑफिस सेटअप करते हैं, तो अब उसको एम्बेसीज ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाई कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हाई कमीशन बोलेंगे। ये डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे दोनों ही देश क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज होनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। या तो दोनों ही कॉमनवेल्थ ना हो, या फिर अगर एक भी है तो चल जाएगा, दूसरा वाला नहीं होना चाहिए। फिर आता है कंसुलेट्स। क्या होता है सर? कंसुलेट्स के ऊपर ये मतलब है आपका कि जो कंसुलेट्स वाली बात आती है कि वाणिज्य दूतावास क्या है। देखिए,
आपको एम्बेसीज और हाई कमीशन न्यू दिल्ली में पेट भर के मिल जानी है, लगभग सभी देशों की यहाँ पे एम्बेसीज और हाई कमीशन अवेलेबल है। बट होता क्या कि सपोज करो कि केरल का इंसान है और उसको यूएसए से मतलब है, यूएसए, तो उसको केरल का बंदे को अगर यूएसए की एम्बेसी के लिए न्यू दिल्ली आना पड़ेगा, तो न्यू दिल्ली का ऐसा हब बन जाएगा कि हर बंदा ना मुंह उठा के न्यू दिल्ली की तरफ को भागेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी हाई कमीशन खुला होगा उस पर वर्कलोड इतना ज्यादा होगा कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये कि केरल का बंदा अगर न्यू दिल्ली आता है तो उसको कितनी परेशानी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो उनका एक हेडक्वार्टर होता है वो तो उसको सेटअप कर ही देते हैं, उसके अलावा ये अपने छोटे छोटे ऑफिस भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में उनको स्टेबल कर देते हैं। समझ रहे हो आप? है ये वही चीज, बस ये उसका छोटा सा एक फेस है कि भाई आप केरल के इंसान हो, आपको न्यू दिल्ली आने की जरूरत नहीं, आप एक काम करो, आप बेंगलोर चले जाओ, ठीक है, या फिर आप मुंबई तक चले जाओ, इतनी दूर क्यों आ रहे हो, जो आपके नजदीक है आप वहां जाओ। तो कंसुलेट्स क्या होते हैं, इन्हीं के मिनी ऑफिस की तरह ट्रीट होते हैं। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, किसको नहीं पता कि हमारी जो सैन्य बल है वो क्या चीज है। अगर आपके देश की क्या कहते हैं मिलिट्री, आपका जो सैन्य बल है किसी दूसरे देश में फॉर प्रोटेक्शन है या किसी और काम से कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टेबल है, तो उस पर उस देश का अधिकार नहीं होता, ये उस पर भी हमारा ही अधिकार रहता है। ठीक है, तो हमारी एम्बेसी किसी दूसरे देश में स्टेबल है तो भी उस पर हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। हमारे देश का हाई कमीशन किसी कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर है तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। ये कंसुलेट्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। हमारी मिलिट्री किसी दूसरे देश में अगर महीने 2 महीने 4 महीने के लिए प्रोटेक्टिव फेज पे चली भी जाती है तो भी उस पर हमारा ही अधिकार रहता है, तो भी वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो देश में होने के बाद भी देश के बाहर काम कर रही हैं, देश के अंदर काम कर रही हैं, ऐसी चीजों को जब आप जोड़ते हो तब इकट्ठा करते हैं तो आप कहते हो कि जो आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर है कंट्री का, वो आपका क्या होता है, बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। मतलब आपका क्षेत्रीय हो गया, जल सहित हो गया। अच्छा, जल से मुझे याद आया, जल सहित से बात याद आया कि हमारा जो भारत देश है उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है इस टाइप से जो ये बना हुआ है, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे इस तरीके से श्रीलंका बना हुआ है, आप इसको कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चारों, यहाँ पे सब जगह क्या है, ये समुद्र है, यहाँ पे पूरे में क्या है, पानी ही पानी है, दबा के पानी है। सही है, तो क्वेश्चन आ कि सर पानी के अंदर कितनी सीमा होती है एक देश की। तो सर ये हमारे देश की ना बाउंड्रीज है, ये हमारे देश का जो नक्शा है ये उसकी बाउंड्रीज है, ये वाली। ठीक है, अब आप समझो इसका मतलब क्या है। इसके 12 नॉटिकल माइल्स, 12, ये एक जनरली बात है ये, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक इस पे किसी भी मतलब एक समुद्री सीमा जो होती है, समुद्री सीमा मतलब जो आपके देश की सीमा जहाँ से आपको लगता है कि भाई यहाँ से ख़त्म होगी, उसके पानी के अंदर तकरीबन 12 नॉटिकल माइल्स तक, तकरीबन 12 नॉटिकल माइल्स तक, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है बट समझाना ज़रूरी है, 12 नॉटिकल माइल्स तक उस पर आपका कंट्रोल रहता है। और हम उसको एक ज़रूरत पड़ने पे अपने इकोनॉमिक जोन के हिसाब से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही कॉमन सी बात करते हो तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंट्रोल होता है। सर ये नॉटिकल माइल्स क्या, सर आप समझो, बस नापने का एक तरीका है, आपका जो एक नॉटिकल माइल्स होता है तकरीबन 1.85 किलोमीटर के इक्वल होता है। और अगर आपको नॉटिकल माइल्स अजीब लगा तो 22 किलोमीटर ऑन एन एवरेज 22 किलोमीटर तक जो आपका दायरा है, ठीक है, 22 किलोमीटर तक जो आपका दायरा वो समुद्रों के अंदर जनरली पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ मैंने हिंदी में लिखा, घरेलू सीमा। आप समझ सकते हो कि घरेलू का मतलब डोमेस्टिक है, सीमा का मतलब है जो डोमेस्टिक एरिया है बेसिकली वो क्या चीज़ है। तो ये जो अभी तक हमने इंग्लिश में लिख रखा था उसी को थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप सुन सकते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा की धारणा सीमा से अधिक विस्तृत है। ये बात बहुत सही है। हमें लगता है कि घरेलू सीमा सिर्फ हमारी बाउंड जो हमारे देश की जो नक्शा है वहीं तक ही सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सीमाएं, मतलब आपका जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता है के अतिरिक्त देश की जल सीमा, मतलब जैसे कि होता ना ये क्या कहते हैं, ये 1 तकरीबन 22 किलोमीटर के आपका पानी में भी एक अधिकार है आपका। ये लॉ है जो समुद्रों के जो एक कानून बना हुआ है उसके रिगार्डिंग ये बात बताई जाती है कि इससे 1.8 किलोमीटर 1 नॉटिकल माइल्स है और तकरीबन 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंट्रोल रहेगा। तथा देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों में चलाए जाने वाले जलयान, वायुयान, ठीक है, एम्बेसीज, हाई कमीशन, कंसुलेट्स,
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये सब के सब मेरे भाई उसमें काउंट होते हैं। तब जाके आपका कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक टर्शरी वाली जो बातचीत है वो पूरी होती है। ठीक है, इसको बहुत आराम से पढ़ाया है, ठीक है, और ये चीज़ पढ़ने वाली भी है और ये चीज़ समझने वाली भी है, क्योंकि जैसे ही आपको ये समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा ये भी अराइज होता है कि सर एक छोटी सी बात और बता दो कि किनको इंक्लूड नहीं करते। अब आप समझो, इसी चीज़ को अगर मैं अपोजिट कर दूं, इसी बात को अगर मैं अपोजिट कर दूं कि सर अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी हमारे देश में है तो आप उसको काउंट नहीं करोगे, किसी दूसरे देश का कमीशन हाई कमीशन हमारे देश में है तो आप उसको काउंट नहीं करोगे, किसी और देश के शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिशिंग वेसल हमारे सीमाओं के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन उन पर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो उन्हीं के देशों का है, तो भी आप उसको हमारी डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट नहीं करोगे। ये इंग्लिश मीडियम की मेरे पास एक बुक है, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको पढ़ के बताऊं तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे सुनना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई इंडियन कंपनी लंदन में स्टेबल है, ठीक है, तो भाई वो लंदन की डोमेस्टिक टर्शरी में आएगी, हमारी डोमेस्टिक टर्शरी में नहीं आएगी, क्योंकि वो वहाँ रह रही है, वहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है। वो अलग बात है कि प्रॉफिट कमा के अपने देश लाएगी, लेकिन वो वहाँ की ही डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होगी। फिर आता है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में स्टेबल है तो फिर वो इंडिया के डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होगी, ना कि उस देश की, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर कोई ऑफिस इंडिया में स्टेबल है, गूगल का कोई ऑफिस इंडिया में स्टेबल है, अमेजॉन का कोई ऑफिस इंडिया में स्टेबल है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस टाइप, अच्छा ध्यान रहे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि UN है, वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, आप इनको डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट नहीं करते क्योंकि इस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी जिसमें आप सुनोगे मल्टीनेशनल कंपनी MNCs होती हैं, इंडिया में आके काम कर रही हो तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होती हैं, ठीक है। अगर कंपनी इंडिया में है और उसको कोई जापानीज या फिर कोई भी दूसरे देश का इंसान अगर उसको कंट्रोल करता है तो भी दिक्कत नहीं कि भाई हमारे देश में रह के काम कर रहे हो, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है आपके माध्यम से, हमारे देश का काम पूरा आप कर रहे हैं, तो फिर आप हमारी ही डोमेस्टिक टर्शरी में आएंगे। अब आप चाहे किसी भी देश से हो, आप चाहे इसको कहीं भी कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अगर हमारे देश का कोई भी ऑफिस जैसे कि रिलायंस का है या फिर टाटा का है, इनका अगर कोई ऑफिस वगैरह किसी दूसरे देश में स्टेबल मिलता है तो भी आप उसको अपनी डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी विदेशी बैंकों की शाखाएं हमारे देश में हैं तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होगी, ठीक है। मतलब जो लोग आप हमारे देश में रह के कमा रहे हैं, हमारे देश में रह के खा रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए हमारे देश की कोई भी एम्बेसी, सपोज करो मैं कहता हूँ जापान में स्थित है, ठीक है, हमारे देश की जो एम्बेसी है वो जापान में स्थित है, तो फिर वो हमारी ही डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होगी। मतलब कोई कंपनी हमारे देश की किसी दूसरे देश में स्टेबल है तो उस देश के लिए जो जिसके लिए काम कर रहा है वो उसके डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होता है, उसके घरेलू क्षेत्र में काउंट होता है, ठीक है। क्योंकि उनके जो बाउंड्रीज हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो राजनीतिक तौर पर एक देश को दिखाती हैं कि ये देश ये वाला है, ये देश ये वाला है, तो उस हिसाब से तो ये डिफरेंस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया जाता है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं कहता हूँ कि हमारे भारत का एक बहुत फेमस बैंक है, कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले सकते हो, अगर वो चाइना में ब्रांच खोल ले तो क्या होगा सर, फिर वहाँ की डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होगा, यहाँ के लिए काम नहीं कर रहा है वो। आप खुद समझो ना यार कि अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आके रह रही है, उनके बिल्डिंग यहाँ पे है, एम्प्लॉयज़ भारत के हायर कर रखे हैं, 2-4 एम्प्लॉयज़ को छोड़ के उसके ऊपर बात करेंगे कि उनको हम क्या बोलते हैं, वो जो बाहर के एम्प्लॉयज़ इंडिया में आके काम कर रहे होते हैं वो यहाँ के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, यहाँ के लोग अपना यहाँ रहना खाना सब कुछ यहीं हो रहा है, तो फिर वो यहाँ की ही डोमेस्टिक टर्शरी में काउंट होंगी। हाँ, इस टाइप की चीज़ है। अगर विदेशियों की और वो इंडिया में आके, इंडिया के क्षेत्र में आके काम करके फिर वापस चली जाती हैं, तब एक अलग बात है। तो सर आपका ये डोमेस्टिक टर्शरी वाला कंसेप्ट है और क्या कहते हैं, ये बड़ा वर्थ इट है, मतलब ये चीज़ समझाना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। तो आप इसको नोट करें जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे कि आपके देश का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है, सिटीज़न कौन होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जानने के लिए बहुत कुछ है। आप इसको नोट करो, देन हम आगे चलते हैं।